अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज हफ्ते का दिन है और इस्लामाबाद का मौसम शदीद ख़राब है। सुबह से बारिश है, इस वक्त दोपहर है और तेज़ जो एक झड़ी है बारिश की वो लगी हुई है। गर्द चमक भी है, कई जगहों पे यालाबारी भी हुई है। लाहौर से भी यही इतलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ बारिश और पहाड़ों पे बर्फ़बारी है। मौसम गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन जो उसका ज़्यादा ज़ोर है वो बलूचिस्तान और सिंध में भी है। तो बारिशें खुलकर हो रही हैं। मौसम मार्च में का खासा ठंडा हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी उफक पर है, हुकूमत साजी का जो मरहला है सूबों और मरकज़ में, वो अपने आखिरी मरहले पर पहुंच चुका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मुंतखब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर मुंतखब हो चुके हैं। जो सरफराज बुगटी हैं वो आज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने आज हलफ ले लिया है। सरफराज बुगटी की हलफ बर्दारी जो है वो होगी तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे, क्योंकि बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि सिंध के साथ बलूचिस्तान में वो हुकूमत कायम करने में कामयाब हो चुके हैं। मरकज़ आखिरी मार्का है देखा जाए इस सारे मरहले का, और उसमें कल वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के हॉल में ये वोटिंग होगी और 2 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। आज हफ्ते के दिन भी पार्लियामेंट हाउस में एक गहमा गहमी रही। शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो दाखिल करवाए गए। जो इत्तेहादी रहनुमा हैं तमाम जमातों के, जो जिन्होंने उनको नामजद किया है और उनकी हमायत का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। खुर्शीद शाह ने इसको लीड किया और कागज जमा हुए। बाकी लीडर भी सारी जमातों के वहां मौजूद थे। उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उम्मीदवार हैं, यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उनके कागजात नामजदगी भी ना सिर्फ जमा हो चुके हैं बल्कि मंजूर हो चुके हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये रही कि जो नून लीग के या इत्तेहादी हैं उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनके कागजात नामजदगी यानी शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर PTI ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने एतराज़ उठाया, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। लेकिन नून लीग ने उमर अयूब के नाम पर कोई एतराज़ नहीं उठाया और वो कागज़ भी मंजूर हो गए। कल ये मुकाबला है, मौलाना फजलुर रहमान किन की हिमायत करते हैं, इसके लिए सारी जमातें जो दोनों उम्मीदवार हैं वो उनके लिए जो वोट मांग रहे हैं कमेटियां, वो अपना अपना जोर लगा रही हैं। मौलाना ने स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन से अपने आप को अलग रखा। हैरान कुन तौर पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को इस वक्त कौमी असम्बली में महमूद खान अचक से ही लीड करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है PTI ने, और खुद बानी चेयरमैन PTI की तरफ से ये फैसला किया गया है। अडयाला जेल से ये हुक्मनामा सामने आया और उसके बाद सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का जो पुराना क्लिप है वो वायरल है, जिसमें वो महमूद खान अचकजई का मजाक उड़ाते थे नज़र आ रहे हैं। और ये एक आम अब जो माहौल बन चुका है कि पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे में कोई भी किसी के साथ भी जब खड़ा होता है तो माजी का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। सारे ही एक दूसरे के हलीफ भी रह चुके हैं, हरीफ भी रह चुके हैं, और एक दूसरे की मुखालफत में हर हद भी माजी में पार कर चुके हैं, और जिन्होंने माजी में पार नहीं की वो अब कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा आईना है जो अब सबको अपना गिरेबान उसमें चाक नजर आ रहा है। ये है सोशल मीडिया, जिसका ये एक अच्छा पहलू है, लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू है वो है इसमें फेक न्यूज़, प्रोपेगंडा, किरदार कुशी और जो मजहबी मुनाफरत, आपस में जो तबकाती लड़ाइयाँ, सब कुछ इसमें आ रहा है। सोशल वैल्यूज़, इखलाकी जो कदरें पामाल हो रही हैं, पस्ती की तरफ जा रहा है मुआशरा, सब कुछ इसमें शामिल है। उसको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक इसमें टच आ गया सोशल मीडिया का। तो जो सियासी मंजरनामे का हम एक कहते हैं राउंड अप ले रहे हैं, आपको बता दिया कि जो सूबों में हुकूमतें हैं वो भी बन गई और अब
मरकज़ कल आखिरी दिन है, उसके बाद फिर सदर है, उसके लिए आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई के 9 मार्च को वो इलेक्शन होना है। 2 और कैंडिडेट भी हैं, लेकिन वो ऐसे ही शौकिया फनकार हैं। महमूद खान अचकज़ई को अच्छा वोट मिलने की तवक्को है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जब पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सपोर्ट की है तो वो वहाँ से यकीनी तौर पे जीतेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो पोलिंग स्टेशन है वो महमूद खान अचकज़ई जीतेंगे, आसिफ अली जरदारी वहाँ से नहीं जीत सकेंगे। लेकिन मजमूई बरतरी बिल्कुल ओपन है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आसिफ अली जरदारी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, चारों सूबाई असम्बलियाँ और पार्लियामेंट। सिंध से वोट उनका है, पंजाब से उनके पास वोट है, कौमी असम्बली में अक्सरियत है, सेनेट में भी कोई इशू नहीं है, बलूचिस्तान से भी अक्सरियत है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई को वहाँ से भी कुछ वोट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो 25 से 30% बलूचिस्तान असम्बली के वोट उनको वहाँ से मिलने का इम्कान है। फिर चेयरमैन सेनेट की बात आ जाए, उसके लिए भी लॉबिंग शुरू है। वो अगला मरहला है, तो हम उस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी जो हुकूमतें बन गई हैं, पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला हैं, मुराद अली शाह सिंध में हैं, सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में हैं, और केपीके में अली अमीन गंडापुर। इन तीनों का अगर हम मुवाजना करते हैं तो थोड़ा एक अफसोस भी हो रहा है कि अभी भी 3 सूबे एक तरफ नजर आ रहे हैं और एक सूबा एक तरफ नजर आ रहा है। मैं कोई सियासी तफरीक की बात नहीं कर रहा, सोच की बात कर रहा हूं। मरियम नवाज ने जब हलफ लिया और उसके बाद अपनी स्पीच की और उसके बाद काम शुरू किया, तो उसमें कोई तनकीद, कोई मुखालफिन को जेर करना, किसी को नीचा दिखाना, कोई ऐसी उसमें बात नहीं थी, बल्कि मुफाहमत की बात की। और सिर्फ अपने सूबे के जो अवाम जो नजरअंदाज हो रहे हैं इस सारी सियासत में, उस पर फोकस। क्योंकि असल तो हकीकत यही है कि इन हुकूमतों से जो तवक्को है अवाम को, वो ये है कि अपनी सियासत एक तरफ रखते हुए अब कुछ अवाम के लिए भी करें, अपने सूबे के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं। अवाम की जिंदगी हकीकत में अजीरन है, महंगाई का तूफान है, बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, बल्कि नई जॉब्स तो हैं ही नहीं। ऐसे में और जो सरकारी अदारे हैं उनका हाल तो सब जानते हैं कि वो बिल्कुल तबाही की तरफ हैं। तो ऐसे में मरियम नवाज शरीफ ने बहुत एक अच्छा जो एक पैगाम ये दिया है कि वो अब दिन रात काम करेंगी, जरूरत भी है। क्यों? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, अवाम की जो सबसे ज्यादा तादाद यहाँ रहती है, वसाइल का इशू है, वसाइल जनरेट भी करने हैं और उनको सही जगह पे खर्च भी करना है। तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सोशल जो वेलफेयर के जो काम हैं, जो और तरक्की के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, सब पे फोकस करना है। ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक करना है, पुलिस को ठीक करना है। तो बहुत काम है और लग ये रहा है कि पंजाब इसमें मरियम नवाज की क़यादत में कुछ करके दिखाएगा, करके दिखाना पड़ेगा भी, वरना ये आखिरी ऑप्शन है। अवाम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अवाम के पास भी अब कोई और चारा नहीं है। अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के बाद वो उन्हें ये आखिरी ही मौका दिया हुआ है उन्होंने। सिंध में भी यही है सूरत हाल। मुराद अली शाह अपना जो पिछला प्लान था 10 साल का, उसी को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उन्होंने भी पॉजिटिव बातें की हैं। सरफराज बुगटी ने भी सूबे के अवाम की बात की है, सूबे के मसाइल की बात की है, और उनकी मैं समझता हूं तकरीर में नजर आ रहा था कि वो कुछ कर दिखाएंगे। मुखालफिन के लिए कोई नफरत नहीं थी उनकी तकरीर में। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में हमें यह नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह की स्पीच की है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि अवाम ने उनको वोट दिया है, सूबे के अवाम ने उनको बहुत भारी मैंडेट दिया है, और उस भारी मैंडेट में अवाम उनके चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनके जो नुमाइंदे हैं कुछ डिलीवर करें। सूबे की हालत देखें, 900 अरब की बात हो रही है, शायद 1000 अरब का कर्जा है इस हुकूमत पे। अब वो किसी को ब्लेम नहीं दे सकते कि कर्जा किसके कहने पे है, क्योंकि 10 साल से वहां वो खुद हुकूमत में है, पीटीआई हुकूमत में है, तो ये कर्जा उनका अपना चढ़ाया हुआ है, उतारना भी उन्होंने है। तनख्वाहें वहां किस्तों में दी जाती हैं, क्योंकि यकमुश्त अदायगी के लिए पैसे नहीं है। सिक्योरिटी के हालात देख लें, वहां पे जो एक अवाम के अंदर तफरीक है, सूबा 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके अलावा वहां पे करप्शन के इल्जामात हैं, वहां बद इंतजामी है, बहुत कुछ है।
پھر سیاسی نفرتیں بھی ہیں. تو علی امین گنڈاپور کو چاہیے تھا کہ اقتدار میں آ گئے ہیں, اب اپوزیشن کی تقریر نہیں چاہیے تھی, ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا کوئی پلان دیتے, 2 سال 4 سال 5 سال کا وہ بتاتے کہ میں کیا کروں گا. ایسی 2-4 جملے بول دیے کہ ٹورزم, وہ جو سب کو پتا ہے کہ صوبے میں ٹورزم, بھی ٹورزم تو ہے, 10 سال سے آپ نے کچھ نہیں کیا, تو آپ بتائیں آپ کیسے کریں گے. آپ نے کیا سڑکیں بنائی ہیں, کون سے نئے جو مقامات ہیں ان کو آپ نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا, یا وہاں پہ دنیا کو آپ لے آئے. آپ یہ سب چیزیں اب آپ کو عملی طور پہ کرنا ہوگا. یہ آپ کو ایک, آپ نے ہمدردی کا ووٹ لے لیا, مظلومیت کا لے لیا, پورا جس طریقے سے بھی خیبر پختونخوا کے عوام انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, ان کو پچھتانے نہ دیں, کہ وہ پریشان نہ ہو کہ وہ کہیں اچھا آپ بھگتو جی آپ نے تو ان کو ووٹ دیا. ہم نہیں چاہتے, ہمدردی ہے ان کے ساتھ. جو تقریر کی ہے علی امین گنڈاپور نے, وہ کوئی اچھی اس میں علامات نہیں ہیں. 9 مئی سے آگے نہیں نکلے, FIR ختم کر دیں بھائی, قانون کے مطابق کوئی چیزیں ہیں, آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو سب کچھ ختم کر دیں. اگر کوئی مجرم ہے, ریاست کے اداروں پہ حملہ آور ہے, تو آپ انہیں ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی غلط FIR ہے, اس کو دیکھا جائے, ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اپنے مخالفین کے حوالے سے جو زبان, بدماشوں والی زبان استعمال, مطلب لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ, وہ کلپس میں دیکھ کے حیران ہوں کہ یہ لینگویج حکمران کی نہیں ہوتی, یہ اپوزیشن کی ضرور ہوتی ہے, ریاست کے باغی کی ضرور ہو سکتی ہے. ایک حکمران کی, جس نے ریاست چلانی ہو, ملک چلانا ہو, صوبہ چلانا ہو, اس کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ ہاں جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کر کے ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اسمبلی کا ماحول دیکھ لیں کہ وہ خاتون MPA نون لیگ کی, کیا وہاں گیلری سے کس طریقے سے زبان استعمال کی گئی, کیا ماحول, اور اس پہ سوائے مطلب ٹھٹھا اڑانے کے, یہی اب دیکھ لیں یہاں قومی اسمبلی میں شیر افضل مروت کو سن لیں, ان کے جو لوگ بھی ان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, ان کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے, وہ وڑ گیا ٹائپ, کوئی بس کلپ وائرل ہو جائے. مطلب کوئی عزت و احترام کی بات نہیں, کچھ یہ نہیں کہ اسمبلی میں ہم کیوں آئے ہیں, یہاں پہ ہمارا کردار کیا ہے, اس کو ہم نے کیسے آگے کرنا ہے, اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے, ہم نے اپنا جو رول ہے وہ کیسے پلے کرنا ہے. پارلیمنٹ میں بہت کچھ کرنے کو ہے, نعرے بازی اور سیاست کے علاوہ, احتجاج کے علاوہ, اور بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہے, آئین سازی ہے, قانون سازی ہے. اس کے علاوہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے, اگر اپوزیشن میں ہے تو سٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے آپ احتساب کر سکتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک فورم ہے, آپ حکومت کے اوپر پوری نظر رکھ سکتے ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں ان پہ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, صرف تھانے کچہری کی باتیں مار دیں گے, اڑا دیں گے, قبول نہیں کریں گے. آپ اپنے کولو فیل میں اتنا بڑا تضاد نظر آتا ہے. اسپیکر کے الیکشن میں دیکھ لیں, آپ ایک طرف جب آغاز ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو قبول نہیں کرتے اور یہ اجنبی ہیں, ان کو نکالا جائے سارا. جب الیکشن کا عمل پورا ہو رہا ہوتا ہے تو عامر ڈوگر مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں اسپیکر کو, اور ایسے ایسے کر کے اشارے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے. تو یہ آپ عوام کے لیے آپ کا میسج ہو رہا ہے, تو عوام کو کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آپ اقتدار کے لیے ہی یہاں آئے ہیں, ہر کوئی اقتدار کے لیے ہی آتا ہے, سیاست کے اور کس لیے کرتا ہے, گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں کرتا. تو آپ کی بھی دوڑ جو ہے, جو لڑائی ہے, وہ سیاست جو ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ آپ آئیں, حکمرانی کریں, اور اپنے جو پالیسی ہے منشور ہے اس پہ عمل کریں. تو بہرحال خیبر پختونخوا سے اچھی وائبز نہیں ہیں, یہ معاملہ بڑھے گا. آج چونکہ بارش کا موسم تھا, PTI نے احتجاج بھی کیا, بہت احتجاج کا لیول اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں, لیکن وہ اپنا بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح یہ بڑی ان کی خوبصورتی ہے, ان کی کمال ہے ان کا, اس جماعت کا, کہ یہ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور اس کو اتنا اس کو رپیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایشو بن جاتا ہے. 35 پنکچر آپ کو یاد ہوگا, پھر مختلف نام لوگوں کے رکھنا, پھر یہ جو میر جعفر کی کہانی اور سائفر اور سارا, وہ بھی آپ اتنا کیا کہ وہ اس پہ ہر طرف یہ بات ہو گئی. ابھی آپ فارم 45 اور 47 کی بحث پہ آپ آ گئے کہ یہ. تو بہرحال ابھی جو حالات ہیں اس میں یہ منظر نامہ ہے, یہ تھوڑا سا غیر واضح ہے. میری توقع یہ ہے کہ جو حکومتیں بن جائیں گی تو جب سب کام پہ لگ جائیں گے تو یہ چیزیں روٹین میں آ جائیں گی. اپوزیشن ضرور رہے گی, اپنا احتجاج کرے گی, اور یہ اب تو ہو نہیں سکتا کہ نہیں ہو. بڑا اس میں حکومت کے جو بھی حکومتیں ہیں چاروں, ہر کسی کی اپنی اپوزیشن ہے. صرف PTI تو اپوزیشن نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن ہے. اسی طرح ہر صوبے میں اپنی اپوزیشن ہے, وفاق میں اپنی ہے. تو یہ نظام اب چلنا ہے اسی طرح.
لیکن اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے جو تقریریں ہیں، اور خاص طور پہ محمود خان اچکزئی کی آپ نے جو دیکھی جس طرح تقریر انہوں نے کی قومی اسمبلی میں، وہ بھی یہ اب بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک اتحاد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کی، اور عید کے بعد شاید کوئی ایسی صورت نظر آئے کہ کوئی ہمیں دھرنا، کوئی احتجاج سڑکوں پہ نظر آئے، تب تھوڑا ماحول کھلے گا کہ یہ حکومتیں کس طریقے سے چلیں گی، آگے بڑھیں گی، عوام کے مسائل پہ بات ہوگی یا آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اس سارے سیاسی ماحول پہ، منظرنامے پہ، پاکستان کے مسائل پہ، عوام کے مسائل پہ ہم نظر رکھیں گے اور آپ سے روزانہ کی بنیاد پہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔